इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की हिदायत भी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे के मुतालबे को मुज़ाहिक़ा खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद का अपडेट है, जावेद नूर से जानते हैं। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन का 2 रोज़ा इजलास आज इख्तिताम पजीर हुआ और उसमें अहम फैसले किए गए। बिलखुसूस ये फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर कोई नुक्ता ऐसा है जो काबिल अमल रिश्ता दरामद में रुकावट है या कोई इबहम मौजूद है, तो लीगल टीम को ये हिदायत की इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में रुजू कर सकते हैं। और ये फैसला किया गया कि जो अब तक मामला हुए उसका दिफा किया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फैसला आया है और जो इल्जाम लगाए गए कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इक़दाम किए, तो इस फैसले पर जो है उससे इत्तेफाक इलेक्शन कमीशन में नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन में आज इस बार ये कहा गया अपनी लीगल टीम से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर किसी पॉइंट पर अमल दरामद के हवाले से कोई इबाम है तो इस पर रहनुमाई भी ली जाए। और ये कहा गया कि एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूद मेंबरान पे जो तनकीद की जा रही है, बेजा तनकीद की जा रही है, उसकी मजम्मत की गई और उसे मुस्तरद किया गया। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुतालबा किया जा रहा है इस्तीफे का, इससे मुज़ाहिक़ा खेज़ करार दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी भी किस्म के दबाव को हम खातिर में नहीं लाएंगे और आइन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन के एलानिये में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने जो फैसले किए वो तमाम फैसले दुरुस्त किए। और ये इल्ज़ाम कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह की है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इल्ज़ाम जो है दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा ये वजाहत भी की गई कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को कहा कि ये दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ फोरम्स पे भी गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है अपहोल्ड किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूंकि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो वैलिड नहीं थे और इसी की बुनियाद पर फिर उनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया। और ये इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान जो है विड्रॉ किया गया, वापस लिया गया। और कहा गया कि इसी वजह से इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी जो है वो की जा रही है, जो इंतहाई नामुनासिब है। और एलामिया में ये भी कहा गया कि 39 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो है थे, उन्होंने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन में रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना जो है जरूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो उन्हें पीटीआई का उम्मीदवार जो है डिक्लेयर करते। ये भी कहा गया कि जिन 41 उम्मीदवार को आजाद उम्मीदवार जो है करार दिया गया, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया और न ही पार्टी एफिलिएशन जो है उसमें जाहिर की थी और न ही किसी पार्टी का टिकट जो है जमा कराया था। तो एलानिया में कहा गया कि इस वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, जबकि इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत जरूरी है कि 3 दिन के अंदर किसी जमात में जो है वो उससे वाबस्तगी इख्तियार की जाए। तो इन MNAs ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद की गई। तो एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में न तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी था और न ही पेशावर हाई कोर्ट में वो पार्टी था, न ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी था, लेकिन उन्हें फिर जो है इस बात का फायदा दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है इस पर भी हैरत का इजहार किया है और मुख्तलिफ जो नुकात सामने आए, खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि जो भी इक़दाम किए गए हैं ये इक़दाम जो है ये गैर कानूनी थे, इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम किया। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास में इस बात से इत्तेफाक नहीं किया और खासतौर पर ये नुकता भी उठाया। इसमें जो अहम नुकात है, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी नुक्ते पर इबाम है तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तो इससे लगता ही है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी उस पर फौरी अमल दरामद की तवक्को नहीं की जा रही है और उस पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने जो भी इक़दाम किए थे वो आइन और कानून के मुताबिक थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से कहना था कि ये तमाम इक़दाम जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए वो गैर आइनी थे, गैर मुनासिब थे, कानून के खिलाफ थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे कानून के मुताबिक कहा है और कहा है कि ये आइन के मुताबिक थे और आइन के मुताबिक थे। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में मुज़ाकरात जारी हैं।
नून लीग ने पीटीआई पर पाबंदी, 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत की। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात से मुतालिक पार्टी क़यादत से भी मुशावरत करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में मुज़ाकरात जारी हैं। नून लीग ने पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत की है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात से मुतालिक पार्टी क़यादत से मुशावरत करेगी। अंधेर नगरी चौपट राज है। 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट पे पड़ने लगी है। हुकूमत ने आवाम को कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस के जाल में फंसा लिया है। बिजली की कीमत में 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस शामिल हैं। वज़ीर तवानाई का एतराफ़, गरीब आवाम को आसान हदफ, लाखों दौलतमंदों और सरमायादारों को टैक्स नेट से ताहाल बाहर रखा गया। सार्फिन के जेबों से टैक्सेस की मद में 42 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक निकलवाए जाने लगे। बिजली सार्फिन कैपेसिटी पेमेंट्स, चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटीज के जाल में बुरी तरह फंस गए। हुकूमत ने लाखों दौलतमंदों और सरमायादारों को टैक्स नेट में लाने के बजाय महंगाई के मारे आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। अंधेर नगरी चौपटराज, 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक पड़ने लगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक टैक्सेस के बगैर बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है, जिसमें 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं, जबकि बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए और डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। साबिक वज़ीर तजारत का वज़ीर तवानाई को एक बार फिर टफ टाइम। गौहर एजाज कहते हैं बिजली की असल कीमत 30 रुपए यूनिट के बजाय 60 रुपए नाजायज वसूल की जा रही है। कैपेसिटी चार्जेस से दिल नहीं भरा तो हुकूमत अरबों रुपए की टैक्स वसूलियां भी गरीबों से करने लगी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 200 यूनिट तक वाले सार्फिन का टैक्सेस के साथ टैरिफ 45 रुपए 15 पैसे और 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों का टैरिफ 69 रुपए 27 पैसे है, जबकि कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट है। हुकूमत ने सरमायादारों को छोड़कर बिजली के बिल्स की आड़ में टैक्सेस का भारी बोझ आवाम पर डाल दिया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक घरेलू सार्फिन की जेबों से बिजली के बिल्स पर टैक्स की मद में 10 रुपए 15 पैसे से 34 रुपए 27 पैसे फी यूनिट तक निकलवाए जा रहे हैं, जबकि कमर्शियल सार्फिन से 42 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक टैक्सेस और ड्यूटीज वसूल की जा रही हैं। अवाम का कहना है कि बस बहुत हो गई, हम हुक्मरानों की नाअहली का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। दौलतमंदों सरमायादारों को टैक्स नेट में लाएं, हमें बिजली के बिल्स में लगे टैक्सेस के जाल से निजात दिलाएं। माहिरीन ने गरीब आवाम पर टैक्सेस का बोझ लादना नाइंसाफी करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने फौरी इक़दामात ना किए तो मईशत का पहिया चलना नामुमकिन हो जाएगा। बिजली के मौजूदा रेट्स पर सनतें नहीं चल सकती। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा और टैक्स इकट्ठा होगा तो मईशत ठीक होगी। ताजर रहनुमा SN तनवीर का कहना है कि महंगी बिजली से आवाम रो रहे हैं, हल कौन निकालेगा? लोग परेशान और हुकूमत से नाराज़ हैं, कोई कारोबार नहीं करना चाहता, कौम सूद खुद होती जा रही है। साबिक वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने कहा कारोबार और सन्नतें चलेंगी तो मुल्क भी चलेगा। जब तक बिजनेस कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत और IPPs के मुआहदे आवाम के लिए रोक बन गए हैं। आवाम को कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस के जाल में फंस गए। 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट में पड़ने लगी। बिजली की कीमत में 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस शामिल हैं। वज़ीर तवानाई ने इस हवाले से एतराफ़ किया, कहा सार्फिन के जेबों से टैक्सेस की मद में 42 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक निकलवाए जाने लगे हैं। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने IPPs से मुआहदों की तफसीलात और गुज़िश्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, हुकूमत और IPPs के मुआहदे आवाम के लिए रोक बन गए हैं। आवाम को कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस के जाल में फंस गए हैं। 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे में दी जा रही है। मजीद इस हवाले से अपडेट्स क्या हैं, सेनेट की कायमा कमेटी ने तफसीलात तलब की हैं। इशफाक मुगल से जानते हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर ने जो है वो IPPs से मुतल्लिक जो मुआहदे किए गए हैं वो उसकी तफसीलात जो है वो मांगी है, और इस हवाले से कमेटी की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन को एक सवालनामा भेजा गया है, जिसमें पूछा गया है सेक्रेटरी पावर से कि गुज़श्ता 20 सालों में IPPs को कैपेसिटी जो पेमेंट की गई है उसकी तफसीलात क्या है, जबकि
1992 और उसमें उसके बाद जो लगे बिजली घरों की कीमतों। ठीक है इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत आबिद सुलहरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो तमाम तर सूरत हाल है, हुकूमत और IPPs के जो मुआहदे हैं जिसकी वजह से आवाम पर सारा बोझ डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10 से 15 रुपए की जो बिजली है फी यूनिट उसको 77 रुपये 15 पैसे में दिया जा रहा है। इस तरह से हुकूमत किस तरह से इस मामले को निपटेगी और आवाम को किस तरह से यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इसको देखना होगा। कुछ तो है जो कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की मद में सार्फिन से वसूल किया जा रहा है, और उसके अलावा कुछ 6 इकसाम के टैक्सेस भी हैं डिपेंडिंग कि आप कमर्शियल सारफ हैं या आप घरेलू सारफ हैं, आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, और वो भी इसी टैक्सेस में पिंच हो रहा है। इस वक्त अगर हम बिजली के टैरिफ को देखते हैं और अभी जो हाल ही में रिवीजन हुई जो टैरिफ्स थी, जिसमें कि हमने देखा कि स्पेशली जो कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर थे उनके लिए बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें तकरीबन 30% तक जो है वो इजाफा देखने में आया, यानी 19% से लेकर 28% तक इजाफा देखने में आया। वो प्योरली कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के बाद अगर आप टैक्सेस को देखें तो वहाँ पे आपके पास जनरल सेल्स टैक्स है जो कि वफाकी हुकूमत को जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो कि सूबों को जाती है, इनकम टैक्स है अगर नॉन फाइलर हैं रेजिडेंशियल कस्टमर और वो उनका बिल 25,000 से ऊपर है तो उनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, और कमर्शियल सार्फिन पे ये रिटेल टैक्स, रिटेलर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स ये भी इसमें ऐड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके यूनिट जो है उसको 70 रुपये तक ले जाती है। आबिद साहब ये बताया कि जिस तरह आपने एक लिस्ट बताई है कि ये तमाम टैक्सेस हैं और इन्हीं टैक्सेस के जाल में आवाम को फंसाया जा रहा है, और जिस तरह आपने भी बात की कि इस तरह से 77 रुपये 15 पैसे फी यूनिट हो जाता है। जो आवाम 2 वक्त की रोटी कमाने में उनको मुश्किलात का सामना है, अगर उनका बिजली का बिल 200 यूनिट इस्तेमाल करने में 5 से 6 हज़ार आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाता है क्योंकि स्लैब्स भी डिफरेंट कर दी गई हैं, तो वो किस तरह से अदा करेंगे, उनको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? मेरा ख्याल यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो 70 रुपये की बात हो रही है वो आपके वो कंज्यूमर हैं जिनका 700 यूनिट से ऊपर और टाइम ऑफ यूज बिल्कुल डिफरेंट टैरिफ है। हाँ, ये मैक्सिमम टैरिफ है। अगर हम मिनिमम टैरिफ को देखते हैं तो मिनिमम टैरिफ 21 रुपये 80 पैसे से लेकर तकरीबन 60 रुपये तक है। और लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो हमारा लोअर मिडिल इनकम अर्नर है उनके बिजली के बिल जो है वो तकरीबन उनमें 1/3 मिनिमम इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, यानी तकरीबन 30% तक का इजाफा देखने में आ रहा है। इसमें जो एक चीज़ की जानी चाहिए वो SPR को अपनी जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्सेस को उसको शिफ्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बिजली के बिलों को जो है वो टैक्स कलेक्शन का एक जरिया बना ले। यानी हद ये है कि इस वक्त अगर आज बिजली का मीटर जो है वो किसी मस्जिद में लगा है, वो किसी मंदिर में लगा है, किसी कब्रिस्तान में लगा है, तो उस पर भी TV लाइसेंस फीस जो है वो 35 रुपये चार्ज हो रही है। अगर वहाँ पे TV है या नहीं है, अगर बिजली का मीटर है तो उसमें ऑटोमेटिकली 35 रुपये हर सारिफ से चार्ज किया जा रहा है PTV के लाइसेंस की फीस। तो इस तरह के जो टैक्सेस हैं उनको तो यकीनी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जब तक मुआहदे जो हैं स्पेशली चाइनीज के साथ और जो हमारे डोमेस्टिक IPPs हैं जब तक उनके साथ मुआहदे रीनिगोशिएट नहीं किए जाते तब तक अगले जो हैं कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस उसको अकोमोडेशन को रोकने के लिए ठीक है, जब तक ये मामला हल नहीं होते आवाम को रिलीफ नहीं पहुंच सकता है। माहिर मईशत आबिद सुलहरी इस हवाले से इजहार ख्याल कर रहे थे। इशफाक मुगल ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हवावे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात हुई, इस हवाले से भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हवावे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एथनसन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। हुकूमत और हवावे के दरमियान डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हवावे की मदद से सालाना 3 लाख तलबा और तालिबात को IT की पेशा वराना तरबियत से IT बरामदात बढ़ेंगी।
खुदकार, जदीद और तेज़ तर गवर्नेंस का निज़ाम इदारों की डिजिटाइजेशन के लिए ज़रूरी है। वफ़द ने इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हुकूमत के साथ शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार किया। यूरोप में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का मामला, यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास नवंबर में होगा। पाकिस्तान की एयरलाइंस से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान एयरलाइंस पर 4 साल कबल सिविल एविएशन के मशकूक पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बाद पाबंदी लगाई गई थी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी काशिफ। लेकिन ये पाकिस्तानी एयरलाइंस पर जो पाबंदी का मामला है, इस हवाले से यूरोपीय सेफ्टी कमीशन का जो इजलास है वो अब 19 नवंबर से 21 नवंबर को होगा। ये तकरीबन हर 6 माह बाद जो है ये इजलास होता है। रवा साल जो है नवंबर में होने वाले इजलास में उसमें जो है पाकिस्तानी एयरलाइंस को इजाज़त नहीं मिली थी, और नवंबर के इजलास में पाकिस्तानी सेफ्टी का जो है वो जायजा लिया जाएगा। 19 से 21 नवंबर को जो इजलास जो है वो शेड्यूल किया गया, और इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान को जो है वो एयरलाइंस को जो इजाज़त मिल सकती है यूरोप के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया काशिफ। पीटीआई ने पंजाब असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली है। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम शामिल। सनम जावेद की बहन फलक जावेद का नाम भी मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़ कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको। मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से और किन के नाम शामिल हैं, लिस्ट में बिलाल मिर्ज़ा बताएंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर फहरिस्त जमा करवाने का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों पर इब्तदाई जो फरिश्ता है वो तैयार कर ली गई। जराये का ये कहना है कि सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भट्टा का नाम भी जो है मखसूस नशिस्त के लिए ज़ेरे गौर है। सनम जावेद की बहन जो है फलक जावेद का भी नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़ किया गया है। इसके साथ ही साथ जो है रुबीना रिजवान और रुबीना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया बिलाल मिर्ज़ा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आपको बराह रास्त हुए चलेंगे। इस्लामाबाद में बैरिस्टर दानियाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से अपने ख़ास तौर पे अपने कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल मोड़ के ऊपर खड़ा है। गवर्नमेंट को, इदारों को और इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े हों, रादर एट द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। अक्टूबर में शायद इलेक्शंस का ऑडिट की एप्लीकेशन लगा दी जज साहिबान, क्या आप भी शरीफ खानदान के करीब एक अच्छी जगह बैठे इस टाइम हुकूमत में, क्या ऐसे को इशारे आ रहे हैं? आज वज़ीर आला पंजाब ने भी जो तकरीर की तो उससे लगता है कि देयर इज अ टसल बिटवीन यू एंड को। लेकिन देयर इज नो टसल। साथ में ये सुनना है कि पाकिस्तान में ये है कि 18 माह रह गए हैं, 18 माह की और फिर ये भी वजाहत कर देना कि 18 माह किस करा गए। देखिए, देयर इज नो टसल बिटवीन एनी इंस्टीट्यूशन। हम जो बात करते हैं वो हम मुस्तकम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो मुस्तकम पाकिस्तान के लिए एक रोड प्लान होता है, और वो रोड प्लान तभी पूरा हो सकता है कि जब उसकी बड़े कैनवस में जो उसकी स्टेबिलिटी है वो श्योर की जाए। कोई मुल्क जो है अपनी इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में नहीं करेगा जिसको पता हो कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, या उनको पता हो कि यहाँ 4 महीने, 5 महीने, 18 महीने बाद कोई एक जज उठ के आएंगे या एक बंदा उठ के आएगा, इस हुकूमत को खैराबाद कर देगा। तो उन्होंने उस पैराए में बात की, और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी। हमें ये मुल्क तारीखियों में मिला, हमें मुल्क बहरानों में मिला, हमें मुल्क दहशतगर्दी में घिरा हुआ मिला। हमने पाकिस्तान को हमेशा इन बहरानों से निकाला, हमने पाकिस्तान को मुस्तकम किया। हम सोशल मीडिया की जमात नहीं है, हम सोशल मीडिया में गाली देने की जमात नहीं है, हम जलाओ घिराव करने वाली जमात नहीं है। हम डिलीवरेंस के ऊपर बात करते हैं और डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। कंधे पे सवार होकर आपकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो आप हुकूमत किस कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह से रोक सकते हैं? देखिए, आइन की तशरीह जो है वो पार्लियामेंट में आइन की बड़ी क्लियर तशरीह हुई है, और जो गवर्नमेंट का जो रोल है, हमने यही कहा कि हम जो अपनी अपील है उसको वापस हम जो तमाम अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी मशावरत से हम आगे अपील पे जा रहे हैं। हम तशरीह से नहीं रोक रहे, हम सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ किसी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, यहाँ उनके प्रेशर में आके कोई ऐसे फैसले चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहिए कि जिससे मुल्क जो है वो डीरेल हो। और इंशाल्लाह जब अभी दोबारा जब उसकी अपील होगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुल्क के सामने आ
बैरिस्टर दानियाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जुडिशल कमीशन के हवाले से बातचीत अभी जारी है। इस्लामाबाद में नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एड हॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 से दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एड हॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 से दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले से इख्तलाफ किया है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तकर्री 1 साल के लिए बतौर एड हॉक जज की जाने के हवाले से मंजूरी दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एड हॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा सईद बलोच से। सईद बताइएगा, इजलास जारी था, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तकर्री 1 साल के लिए करने की सिफारिश की गई है, तजवीज़ दी गई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट अब से थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है, जिसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8-1 के तनासुब से साबिक जज सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक मसूद को बतौर एड हॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जुडिशल कमीशन की जानिब से 6-3 के तनासुब से साबिक जज मजहर आलम मियाँ खेल को भी एड हॉक जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और दोनों जजेस की तैनाती का जो मुद्दत है वो 1 साल के लिए इनकी मंजूरी दी गई है। जबकि इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि मजहर आलम मियाँ खेल सुबह अपना जो बतौर एड हॉक जज तैनात हवाले से माजरत कर चुके हैं, जुडिशल कमीशन को आगाह कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम की सिफारिश इस हवाले से दी गई है कि उनसे एक बार फिर पूछा जाएगा कि क्या वो बतौर एड हॉक जज काम करना चाहते हैं। अगर वो इस पर आमादगी जाहिर करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया सईद। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क दुश्मन कलदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई। नाम नहाद शरीयत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान का अमन तबाह करने वाला ख्वारिज पाकिस्तानी आवाम को निशाना बना रहा है। डीए खान के इलाके करीशमोजोई की देही मरकज़ सेहत पर हमला करके मासूम खवातीन और बच्चों को शहीद करना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। खुफिया कॉल में नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिदायत दे रहा है। अक़ल-ए-दम तंजीम का सरबराह हिदायत दे रहा है कि अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के 2 तरीके हैं। किसी सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ा दिया जाए। अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के 2 तरीके हैं। खारजी नूर वली महसूद पहला तरीका यह है कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ा दिया जाए। इस कॉल में मजीद क्या बातचीत हुई आप भी सुनिए। वालेकुम सलाम हाजी शेख दसिया दगه د بیت طریقې دی و طریقه دا چې وته سرکاري چې سکول وی چې هسپتال وی باغر به اعلان چې په خله اعلان وتاوه کې خلک ته چې د مش کورن رنګوي مش د سکولینه و د هسپتالینه سرکاري شي نه غون رنګوي بس په بازار شهید و باغر به ژغه به ژغه اعلان کی د مکتب شو کې حکومت میډیا باندې اعلان نه کوي دوا د چې کوم پولیس دفاع او خلک په کنه دی کور ورډان کې په بازار अच्छा मशवरा पे होकर जब कि मैं शगा टाइडर आई पा में अमल वके हमम मचाता है दावे पाशे चदर तावी दी अच्छा चवील मखपल दुल पे दुनो डावस्ता मिरगस्ती वास वी ये तामीर उल्टा चावत से चल दगन बियावम दगा से बियावम खरो खता की बियादा किसी बल तरीका शता हम मसला बदगन बेजा गदा चार सरावश बदा की शो कि मैं युवी और सब की मशावर सी कदेश नुकसान दरी दावा स्कूल पर शोदारा नहीं مول چې هغه پاره مې پښتنه د کړې و چې کوم د میژه د غا ولاده د
کوري بولا رنګاول دي پاکشه کچره دا څه وش چې مثال کې تو سه واست راسیږي دولت د پولیس د فوجونه د ملشه دا سه مشرون خلک وي کورینه وي اچھا مثال کې د غسکولینا مولینه دي دا باند شي اچھا خو دولت دا سلان وتاو شي په مقامي غاښ چې مثال کې دا میږه دغه په باد باندې کوي چې دا د میش کورینه څړنګوي دغه په باد شمیږه دا کې دا پولیسون ملشه فوج دا مشر سره وي ا د کورنا وشاړه په سوي هسه ځنه اچھا لاس کوینه دا ترتیب ورګه چې دا باند کې وې ورځاو کده ورځاول مو سه باروت ماروت څه سټ کاولا شي او غیر الامیه د مدته په ماشه دا خبره وي نو یله بعد شاده طرف پټ کاوه गुफ्तगू आपने सुनी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट खुर्रम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुफिया कॉल जो है मंजर आम पर आई है जिसमें पाकिस्तान के अमन को बिगाड़ने की जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। जिस तरह से अभी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी आर्मी है, वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के हवाले से भी बाज़गश्त जारी है। इनको किस तरह से इनका कलाकुमा किया जाए? ये है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले होता ये था कि जितनी भी सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती थी, चाहे वो स्कूलों को मिसमार करना, चाहे वो जो बच्चियां हैं उनको तालीम से महरूम रखना, लोगों को थ्रेटन करना, जो कुछ बार्बर्स की जो शॉप्स हैं उनको बंद करवाना और इस तरह की मुख्तलिफ और कार्रवाइयाँ जो हैं उनके ऊपर बेसिकली जितने भी हमले होते थे टीटीपी की तरफ से, उनको बाद में उनको कहा जाता था कि ये हमले जो है उनकी जिम्मेदारी टीटीपी खुद कबूल नहीं करती थी और कहा जाता था कि हमारी जो जंग है वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ है। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से जो कमांडर नूर वली मसूद है वो अपने दूसरे एक कमांडर को समझा रहा है कि कैसे आपने अटैक करना है, फिर अटैक करने के बाद आपने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करनी। सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो एक्सपोज कर रहा है कि किस तरह से टीटीपी जो है वो डबल गेम जो है वो कर रही है। जहाँ तक आपका जो सवाल था कि किस तरह से इसको फर्दर जो है हमें मेरे ख्याल में एक तो मीडिया के ऊपर जो नैरेटिव है उसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हम जो बाहमी इंतशार है, जो आप एक तरफ देखते होंगे कि कुछ अभी तक ऐसी ताकतें हैं जो कोशिश कर रही हैं कि जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है उसके खिलाफ आवाज़ें उठा रही हैं। तो मेरे ख्याल से उन आवाज़ों को मेरे ख्याल में उन लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, हमें उनको बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि ये ऑपरेशन कितना ज़रूरी है इन दहशतगर्दों के खिलाफ। ठीक है, ये ऑपरेशन कितना ज़रूरी है दहशतगर्दों के खिलाफ, आवाम को इस हवाले से आगाह करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम अब्बास साहब, आप इजहार ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तान नामा से फिल वक्त इतना ही।